जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी हम लोग एनसीईआरटी के एमसीक्यू क्वेश्चन का हम लोग सीरीज चलाए जा रहे हैं, जो अभी हिस्ट्री सब्जेक्ट का एंशियंट हिस्ट्री की चल रही है। एंशियंट हिस्ट्री का आज जो 8वां सेशन है, इससे पहले हम लोग 7 सेशन को देख चुके हैं। अभी हम लोग करते क्या है, एंशियंट हिस्ट्री के चैप्टर वाइज, क्लासेस वाइज जो जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एनसीईआरटी पर आधारित, वैसे क्वेश्चन को देखते चले आ रहे हैं। जो भी तक पिछली सेशनों को नहीं देखें उसको जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अभी जिस तरह से पैटर्न है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में 8वां सेशन में देखने वाले हैं गुप्त काल का। गुप्त काल में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वैसे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के सेशन का पहला सवाल क्या कहा जाता है? कहा जाता है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। यानी कि गुप्त काल की में लिखित संस्कृत जो था नाटक में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे? गुप्त काल के समय में जो संस्कृत नाटक थे, जो लिखित संस्कृत नाटक थे, उसमें से जो स्त्री हो, मतलब महिलाएं और क्षुद्र लोग थे, वो कौन सी भाषाएं बोलते थे? क्वेश्चन आई होप कि समझ चुके होंगे। तो इसका ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत या पाली या सोरसेनी। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। प्राकृत भाषा ये सब बोलते थे कौन? गुप्त काल के समय में जो लिखित संस्कृत नाटक हुआ करते थे ना, उसमें जो स्त्री और शूद्र थे, वे प्राकृतिक भाषा को उच्चारण करते थे, वो प्राकृतिक भाषा का बोलते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, कहा जाता है गुप्तकालीन नाटकों में निम्न सामाजिक स्तर के लोग, यानी कि जो छोटे लोग जाति के लोग थे, है ना, क्षुद्र तथा स्त्रियां प्राकृत तथा उच्च सामाजिक स्तर के लोग संस्कृत बोलते थे। जो छोटे लोग के थे, यानी कि क्षुद्र लोग क्या बोलते थे? प्राकृत बोलते थे। जो ऊंचे जाति के लोग थे, वो संस्कृत बोला करते थे, संस्कृत बोलते थे। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना। आपको कभी भी पूछा जा सकता है ऊंचे वर्ग या निम्न वर्ग के लोग क्या क्या बोलते थे, किस भाषा का उच्चारण करते थे। तो बड़े उच्च जाति के लोग क्या करते थे? संस्कृत बोलते थे, और निम्न वाले लोग प्राकृत बोलते थे, और स्त्रियां भी क्या बोलते थे? प्राकृत ही बोलते थे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जाता है? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। यानी गुप्त शासक के समय में जो चांदी के सिक्के थे, उसको क्या कहते थे उनको, है ना। अभी जैसे हम लोग 1 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है, उस समय जो चांदी का सिक्का हुआ करता था, उसको क्या कहा जाता था गुप्त काल के समय में? रूपक कहा जाता था, कपारसन कहा जाता, उसके दिनार कहा जाता था, या पन कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीपक। दीपक कहा जाता था उस समय के जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे ना गुप्त शासकों के समय में, तो उसको रूपक कहा जाता था। कहा जाता है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। 32.36 ग्रेन के थे, इसका वजन जो थे इतना थे। उसके बाद गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो ना किसने चांदी के सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिक्के को सबसे पहले जारी किए थे। किसके सिक्के थे? चांदी के सिक्के। हालांकि इसे पिछले सेशनों में हम लोग कई बार देख चुके हैं कि कौन कौन से सिक्के पहले आए, कौन आए। ये आपको क्रम वाइज भी ध्यान रखना है, आपको पूछा जा सकता है क्रम वाइज। ठीक है, तो चांदी के सिक्के सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने लाया था ये। उसके बाद दिनार सोने के थे। उसके करसापन जो है ये चांदी के थे। तांबे के जो गुप्त वर्ष तथा पन तांबे का सिक्का था, ये भी आपको ध्यान रखना है। दिनार जो था ये सोना के सिक्के को कहा जाता था। ओके, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? द्रुपद। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जाता है? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? गुप्त काल की में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति, भरोज, कल्याण या केम्बे? इसका सही जवाब आप सभी बता सकते हैं, है ना। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताम्रलिप्ति का संचालित होता था। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। क्या कहा जाता है? ताम्रलिप्ति या ताम्रलिप्त बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन काल का शहर था। ओके, जिसे वर्तमान भारत के ताम्लुक से समीकृत किया जाता है। ताम्रलिप्ति प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत में व्यापार व वाणिज्य का एक प्रमुख नागरिक केंद्र रहा है। यहाँ से व्यापार सिल्क रोड से उत्तरापद होते हुए मुख्य व्यापारिक मार्ग से मध्य पूर्व और यूरोप से होता था, और समुद्री रास्ते से बाली, जावा और सुदूर वर्ग से व्यापार होता था। देखिए, ये आपका ताम्रलिप्ति के बारे में आपको बताया। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी हो गया जो है ना, बंगाल की खाड़ी के साइड से उसके ये स्थित है। ओके, तो ये इसके बारे में बताया गया है कि गुप्त काल के समय में भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ये ताम्रलिप्ति से संचालित होता था। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कथन वाला पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए। क्या कहा जाता है कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय
सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। ओके, उसके कारण में क्या आ जाता है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ है। इसका सही आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है, ए और आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या आर है। ओके, उसके बाद बी में कहा जाता है ए और आर दोनों सही है किंतु ए का सही व्याख्या आर नहीं है। उसके बाद कहा जाता है सी में ए सही है किंतु आर गलत है, डी में ए गलत है किंतु आर सही है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए भी सही है, दो भी सही है, लेकिन ए और बी जो है ना, ए और आर जो है ना व्याख्याकरण नहीं करते हैं, है ना, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। देखिए क्यों नहीं करते इसके बारे में भी देखिए। कहा जाता है प्राचीन भारत में राजाओं ने यानी कि विशेष रूप से मौर्य काल के बाद भूमि का स्वामित्व ब्राह्मणों, विद्वानों, धार्मिक संस्थाओं को देना शुरू कर दिया, और ऐसा सैन्य अभियान के दौरान अधिक होता था। ओके, उसके बाद गुप्त काल में सामंतवाद का विस्तार हुआ था तथा सामंतों का पर्याप्त अधिकार था। ध्यान से फिर से समझ रहे हैं। उन्हें व्यापारियों और शिल्पियों के संघ एवं अन्य सामुदायिक संस्थाओं के साथ सत्ता में भागीदार बनाया जाता था। क्या कहा जा गया था कि आपका जो है यहाँ पे प्राचीन भारत में राजाओं ने, प्राचीन भारत के जितने भी राजा थे वो विशेष रूप से जो मौर्य काल के बाद, जितने भी मौर्य काल के बाद के राजा आए थे, वो भूमि का स्वामित्व कौन होता था, ब्राह्मण को या विद्वानों को या धार्मिक संस्थाओं को देना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि मौर्य काल के बाद जो है ना भूमि का स्वामित्व किसको वो देना शुरू कर दिया था, किसको दिया गया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए सही है, बी भी, आर भी सही है, लेकिन दोनों सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सामंती व्यवस्था का के अनिवार्य तत्व है या हैं, यानी कि सामंती व्यवस्था का के बारे में आपको बताना है। कहा जाता है पहला में अत्यंत सशक्त केंद्र राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्लभ प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, ये सामंत व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। फिर नेक्स्ट कर देखते हैं, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, ये ठीक है। उसके सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, ये भी सही है। मतलब कि फिर आगे क्या कहता है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर आपका देखें तो 2 और 3 है, और 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सामंती व्यवस्था का के अनिवार्य तत्व है या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, उसके सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, ये दोनों इसका सही है, ये गलत है। ओके, तो ध्यान रखना इसको, नए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। यह क्वेश्चन तो आप सभी पढ़े ही होंगे। तो समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या अशोक, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सर अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था चंद्रगुप्त ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त वंश ने गुप्त वंश की अवधि का शासन बताना है कि गुप्त वंश जो था इसके शासन का अवधि क्या था। ऑप्शन ए में 319 से 500 ईस्वी, 319 से 324 ईस्वी, या 325 से 375 ईस्वी, या 566 से 597। देखिए इसमें आप आसानी से निकाल भी सकते हैं, गुप्त वंश कहा गया है, किसी एक के बारे में नहीं कहा गया। देखिए इसका अंतर तो इतना कम है, यानी कि 5 साल। 5 साल एक वंश का तो चला ही नहीं है, इससे भी आप गलत निकाल सकते हैं। ये भी आप देखो 566 से, ये भी लगभग 23 से 24 साल का अंतर बताया जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। देखिए 325 से 75, ये 50 साल का, मात्र 50 साल का गुप्त वंश था, नहीं, ये भी, इससे भी आप निकाल सकते हैं, है ना। तो आप अंतर से भी निकाल सकते हो अगर आपको याद नहीं हो तो। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए। गुप्त वंश का स्थापना श्री गुप्त ने 275 ईस्वी में हुई थी। इस वंश का शासन काल जो है 275 से 250 तक रहा। उसके बाद कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था जिसने 319 से 335 ईस्वी तक राज्य किया था। देखिए आपको क्या बताया गया है, 275 ईस्वी से स्टार्ट किया गया, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं है 275, है ना, 275 नहीं है, तो इसके बीच के अंतर में आप देख सकते हैं 275 से 550 के अंतर में आपको देखिए यही ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मैंने ऑप्शन चूज करने भी सिखा दिया कि इसमें मात्र 5 साल नहीं हो सकता, 23 से 24 साल नहीं हो सकता, इसमें आपका 50 साल, मात्र इतना तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये आपको हमें ध्यान रखना है।
325 यानी कि सबसे प्रतापी शासक जो था उसके शासनकाल से इसमें दर्शाया गया है, जो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा, 275 से 550 सही है, लेकिन इसके बीच में अगर आ रहे हैं 319 से 500, और यहाँ पे सबसे प्रतापी शासक के बारे में दिया गया 319 से। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जाता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, अशोक महान या समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन जो है ना समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, ये हमें ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसका भी सही जवाब समुद्रगुप्त हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये प्रथम ऐसे गुप्त शासक थे जिन्होंने परम भागवत उपाधि धारण कर ली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, जहांगीर का लेख मिलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जाता है, दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम, दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति है, यानी कि दिल्ली में जो एक इस्लाम मस्जिद है जिसका नाम है कुब्बत उल इस्लाम, ठीक है, उसके जो प्रांगण है उसमें जो उन्नत प्रसिद्ध लोह स्तंभ है, लोहे के जो स्तंभ बनाए गए वो किसकी स्मृति है, किसकी मूर्ति है, अशोक की है, चंद्र की है या हर्ष की है या अनंगपाल की है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र। ठीक है, चंद्र का इसमें स्मृति है, तो इसको ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जाता है, हुनों के भारत पर आक्रमण किया था, हुनों ने कब आक्रमण किया था भारत में, उस समय कौन शासन था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में या कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में या स्कंदगुप्त के शासनकाल में या बुधगुप्त के शासनकाल में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो हुनों का आक्रमण हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है, आपको कठिन वाला या कूट वाला में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, हुनों को पराजित किसने किया था, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या आपका रामगुप्त। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त जो है इसमें पराजित किया था, हुनों को पराजित किसने किया था, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जाता है, 15 में क्या कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कारण नहीं था, आपको नहीं वाला पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी ध्यान रखना। गुप्त साम्राज्य के जो पतन था उसका आपको नहीं मतलब कारण जो था उनमें से कौन नहीं था, हुन आक्रमण, गुप्त साम्राज्य का तो हुन आक्रमण काफी इंपॉर्टेंट इसका कारण था, काफी आक्रमण किया था, है ना, तो ये है। उसका प्रशासन का सामंती ढांचा ये भी है, उसका उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना ये भी है। उत्तरवर्ती गुप्त शासक क्या था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जिससे कि गुप्त साम्राज्य पर ध्यान कम देने लगा था, है ना, तो ये अरब आक्रमण इसका कारण नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जाता है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। हम लोग क्या देखे थे, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, अब ये रजत के सिक्के हम लोग देख रहे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। रजत के सिक्के जो ना चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको चालू किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ये भी ध्यान हमें रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे, वस्त्र उत्पादन, बहुमूल्य खनि एवं रत्न या हस्तशिल्प या आपको अफीम खेती। बताइए इसका आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हस्त उत्पादन। ठीक है, हस्त उत्पादन, हाँ हस्त उत्पादन, इसका वस्त्र उत्पादन या ये आपको वस्त्र उत्पादन है, हम हस्त उत्पादन बोल रहे हैं। ठीक है, गुप्त काल में वस्त्र उद्योग काफी विकसित था, ओके, जिसके उत्पादन केंद्र गुजरात, बंगाल, दक्कन तथा तमिल क्षेत्र में स्थित थे। कावेरीपत्तनम, मुजिरिस, परिस्थान तथा वृक्षकच्छ इत्यादि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र थे, ये भी ध्यान रखना है हमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जाता है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से
में से बंदरगाह से संचालित था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से बंदरगाह से संचालित था? भरूच, कल्याण, खंपात या ताम्रलिप्ति? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति इसका संचालित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा यही। क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? फलित ज्योतिष से कौन संबंधित था? भररुचि, शंकु, छनपक या अमर सिंह? फलित ज्योतिष से संबंधित कौन थे? ये छनपक संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से हम लोग टोटल 19 क्वेश्चन को देखें जो काफी इंपॉर्टेंट था, काफी अच्छा था और जो एनसीईआरटी बेस पर और न्यू पैटर्न पर आधारित था। ये सारे क्वेश्चंस को आप रिपीट कर लीजिएगा। ओके, और इसका पीडीएफ बहुत जल्द अपलोड होने वाली है। और आप सबों का ये भी बता दूं, एंशिएंट हिस्ट्री लास्ट पे है और 3 से 4 सेशन होगी, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, उसके बाद बहुत जल्द हम लोग ज्योग्राफी को भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूं आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक रिक्वेस्ट भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार का डाउट हो या किसी प्रकार का रिव्यू है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।